नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। आज करीब एक हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अग्निपथ योजना के ऐलान के आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। जब से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ तब से देश में हंगामा मचा हुआ है। कहीं ट्रेन जलाई गई, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं हंगामा हुआ। आज कहीं आगजनी तो नहीं हुई, लेकिन आज भी नौजवानों के दिल में सवालों की आग जरूर धधक रही है। सरकार की तमाम कोशिशों और सुधारों के ऐलान के बावजूद देश के नौजवान पूरी तरीके से मानने को अभी भी तैयार नहीं दिखते हैं। आखिर क्यों? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बेरोजगारी की समस्या ने कैसे सरकार की अग्निपथ की महत्वाकांक्षी योजना को विवादों में खड़ा कर दिया है। मैं आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि क्या अग्निपथ योजना में बार बार के सुधार के बाद नौजवानों का गुस्सा ठंडा होगा। और आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना के नाम पर नीतीश कुछ खफा खफा से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले अग्निपथ पर भड़की आग की बात। हालांकि आज कहीं से खास हिंसा की खबर नहीं आई, ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ योजना का विरोध आज भी जारी रहा। सरकार समझा रही है, सेना समझा रही है, लेकिन देश के नौजवान अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नौजवानों के बीच अग्निपथ योजना के विरोध की वजह क्या है, यह हमारा आज का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, बेरोजगारी की विकट समस्या। ऑप्शन बी है विपक्ष की राजनीति। ऑप्शन सी है सरकार समझाने में नाकाम रही। और ऑप्शन डी है नौजवानों में भ्रम है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिएगा। इन 4 विकल्पों में से, 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको वोट करना है। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। सवाल बहुत सिंपल सा है कि देश के नौजवान अग्निपथ योजना के विरोध की उनकी वजह क्या है। क्या आपको लगता है? जवाबों का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में आपको कुल जवाब जरूर दिखाए जाएंगे। कोई भी बड़ा सुधार शुरू में लोगों को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो फायदेमंद साबित होता है। ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। अग्निपथ विवाद को लेकर इशारों में पीएम मोदी ने नौजवानों को संदेश दिया है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि नौजवानों को यह सुधार अपने हित का क्यों नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे है बेरोजगारी का वो दंश जिससे देश का नौजवान हर दिन बीते कई सालों से रूबरू होता आ रहा है। अग्निपथ योजना की 4 साल की मियाद उससे डरा रही है और सवाल पैदा कर रही है कि कहीं 4 साल के बाद वो फिर वहीं ना खड़ा हो जाए जहां वो आज है, यानी बेरोजगारी के चौराहे पर। इसकी मूल समस्या जो है इस पूरी योजना के विरोध की, वो यही है कि लोगों के मन में, युवाओं के मन में ये भरोसा नहीं है कि 4 साल के बाद जब वो अग्निवीर बनकर निकलेंगे तो उनके पास नौकरी होगी या नहीं होगी, उनके घर का लालन पालन कैसे होगा, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशती हुई हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। फौज जिन अग्निवीरों को देश की सुरक्षा के अग्निपथ पर चलाना चाहती है, उन्होंने भर्ती की इस प्रक्रिया को लेकर सरकार के लिए अग्निपथ तैयार कर दिया है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और अब भारत बंद। फौज का हिस्सा बनना गर्व की बात है, फिर ये युवक क्यों सड़कों पर हैं? आखिर क्यों?
5 साल से रेगुलर दौड़ते हैं। सरकार को कहा, सरकार को इसका कोई नहीं, 1 मिनट का किया, फैसला लिया और चेंज कर दिया। दोनों के मान रहे हैं, ये सोच समझ के थोड़ा सोचते हम लोग के बारे में तो जल्द से फैसला नहीं लेते। उसमें जाने के मतलब अंदर से जो है ना टूट चुका है। ये उन टूटे हुए सपनों की आवाज है जो दिन रात एक ही सपना देख रहे थे, सपना फौज में शामिल होने का, और इसके लिए वो बिना नागा पसीना बहा रहे थे। लेकिन अब भविष्य की चिंता इन्हें परेशान कर रही है। 12 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी आने वाले समय में। मेरे छोटे छोटे 2 बहन हैं, उसका क्या हाल होगा? उसका दहेज साइड से चाहिए या फ्रंट से चाहिए? दहेज चाहिए। 12 लाख से क्या होगा? पूरा करियर बर्बाद करते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपको बता रहे ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नहीं सीखे हैं। जाके दौड़ेंगे अग्निवीर से आके हम लोग सिवान में बेलचा उठा के रोड ढलाई करेंगे। 4 साल बाद क्या मजदूरी करेंगे? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे? मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे। अभी जो उससे पहले जो नौकरी चल रही बीएसएफ वालों की, यही पूरी नहीं हो रही, ये सरकार कहाँ से पूरी करेगी इनकी? अगर वे करना भी चाह रहे तो ऐसा तो होना चाहिए बाद में हमारी पेंशन हो। हमें सिर्फ नौकरी चाहिए पूरी, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेगा। 4 साल बाद क्या? हम 4 साल के लिए करने के तैयार है, मरने के लिए तैयार है। अंदर देशभक्ति बहुत था, अभी भी कुछ बचा है, लेकिन बहुत कम हो गया ये देख के। बिहार सरकार लिख कर दे कि हम 4 साल के बाद आपको यहाँ जॉब देंगे। क्या सरकार गारंटी लेगी? कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। बिहार हो, यूपी हो या फिर कोई और सूबा, युवाओं का सवाल एक ही है, 4 साल बाद क्या? और इस सवाल के पीछे है वो समस्या जो युवाओं और उनके परिवार को दिन रात परेशान करती है। समस्या रोजगार की, बढ़ती बेरोजगारी की, क्योंकि हर 100 में 7-8 नौजवान बेरोजगार हैं। आंदोलन हुआ तो तमाम राज्य सरकारों से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक अग्निवीरों के लिए नौकरियों का वादा करने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे। लेकिन आलम यह है कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में ही 2020 तक 9 लाख पद खाली थे। अर्धसैनिक बलों में 1,11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं हुई है। राज्य सरकार में नौकरी निकलती है तो कभी पर्चा लीक हो जाता है, तो कभी कानूनी प्रक्रिया में नियुक्ति अटक जाती है, तो ज्यादातर नौकरियां निकलती ही नहीं। युवाओं की यही चिंता है। आज मान लीजिए मैं 4 साल बाद आ भी गया वहाँ से वापस ज्वाइन करके, तो मुझे अगले 3-4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा पुलिस के लिए, भर्ती के लिए। उसके लिए उस 3-4 साल में मैं क्या करूँगा? बहुत ही हर किसी पे एक प्रेशर होगा। मुझे ये कहना है कि जो 4 साल बाद युवा आएगा, ये कह रहे हैं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह, ठीक है, डेड, तो इसमें कह रहे हैं कि 10% कोटा मिलेगा। अगर सेना को जाना होता तो वे डायरेक्ट जाएंगे, घूम के थोड़ी जाएंगे। मान लो कोई गरीब है, उस पर ना तो घर है, 11 लाख में वो घर खरीदेगा या अपनी शादी करेगा। तो सारा खेल रोजगार का है, क्योंकि उनसे नौजवानों का भविष्य और उनके सपने जुड़े हैं। सरकार कह रही है कि वो जवानों की औसत उम्र घटाना चाहती है और इसका मकसद अपनी सेना को ज्यादा चुस्त दुरुस्त और ज्यादा जवान बनाना है। और नौजवान चाहते हैं कि एक बार सेना में गए तो वहीं से रिटायर होकर निकले। दूसरे देशों की तुलना में देखें तो भारत में सैनिकों की औसत उम्र 33 साल बताई जाती है, जबकि अमेरिका में ये 28 साल है और इंग्लैंड में ये 30 साल है। सेना को यंग और चुस्त बनाने की बात 1985 में उठी थी, लेकिन करगिल युद्ध के बाद इस पर काफी गंभीरता से विचार हुआ। करगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट थी कि सेना को हर वक्त जवान और चुस्त दुरुस्त ही होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि सैनिकों की रिटायरमेंट की उम्र कम हो। और उसी कड़ी में ही ये अग्निपथ योजना आई है और इसमें अग्निवीरों के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन देश के युवा कुछ और मांग रहे हैं। सरकार ने बीते 1 हफ्ते में जब से इस योजना की घोषणा की, करीब 6 से 7 सुझाव या संशोधन करके इन युवाओं को समझाने की, मनाने की कोशिश की है। आज उस कोशिश का नतीजा तो ये निकला कि उपद्रव नहीं दिखाई दिया, हिंसा नहीं दिखाई दी, लेकिन आज भी जवानों के मन में, नौजवानों के मन में कई सवाल धधक रहे हैं। क्यों है ये सवाल? क्यों देश का युवा कुछ और मांग रहा है?
युवा मांगे मोर, देखिए ये खास रिपोर्ट। कृषि बिल वापस हो सकता है, हम लोग बिल वापस नहीं हो सकता है। हम तुम्हें डिप्लोमा देंगे, हम तुम्हें पुलिस में भर्ती देंगे, हम तुम्हें सीआरपीएफ में देंगे। जब तुम हमें वहाँ सैलरी दे सकते हो तो आर्मी में क्यों सैलरी नहीं दे सकते, ये बताइए ना। यहाँ ग्रेजुएट को जॉब नहीं है, इन्हें कहाँ से जॉब मिलेगी यार, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। ये लॉलीपॉप देना है इनका काम। ट्रेन जल रही है, आपको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है, हम लोग की जिंदगी जरूर नहीं दिख रहा है। जो गुस्सा दुश्मनों पर निकलना चाहिए था वो अग्निपथ योजना के खिलाफ निकल रहा है, क्योंकि देश का युवा नाराज है। 14 जून के बाद से देश भर में हिंसा हुई तो सरकार एक्शन मोड में दिखी। आग और न भड़के, इसीलिए 7 दिनों में 7 से ज्यादा ऐलान किए गए। 15 और 16 जून को कई राज्यों ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया। 17 जून को केंद्र सरकार ने इस साल के लिए अग्निवीरों की अधिकतम उम्र की सीमा 21 से बढ़ाकर 23 की। 18 जून को गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। 18 जून को ही रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए 10% कोटे का ऐलान किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नेवी के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में 6 सेवाओं में मौका दिए जाने का फैसला किया। नागर विमानन मंत्रालय ने भी अपने विभाग की कई सेवाओं में नौकरी दिए जाने का ऐलान कर दिया। कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा, ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे। ऐलानों का पानी गुस्से की लपटों को बुझाने में नाकाम रहा। विरोध की लपटें उड़ती रही। आखिर में तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने 19 जून को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बारीकियों को बताने समझाने का प्रयास हुआ। कहा गया अग्निवीरों के लिए ओपन स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई का विकल्प होगा, बैंक लोन का फायदा मिलेगा, सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस और सेवा के दौरान कैंटीन के साथ मेडिकल सुविधा मिलेगी। साल में 30 छुट्टी का प्रावधान होगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया सब कुछ होगा, लेकिन फैसला वापस नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ यह है, जब पता था 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है तो फिर अधिकतम उम्र सीमा पहले ही 23 साल क्यों नहीं रखी गई? कहा गया दूसरे मंत्रालयों में अग्निवीरों को पहले से आरक्षण का प्रावधान था, तो सरकार ने 14 जून को ही ये साफ क्यों नहीं किया था? योजना से जुड़ी बारीकियों को समझाने के लिए 19 जून को तीनों सेना से जुड़े अधिकारियों को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? इन सवालों का जवाब ये हो सकता है कि सरकार की तैयारी शायद पूरी नहीं थी। और युवकों से विशेष मेरी निवेदन रहेगी कि वो अच्छी तरह से समझें, ये एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। सब चीज़ें लागू हो गई हैं, सब स्पष्टीकरण हो गया है, जो मांग थी वो मांगें भी पूरी हो रही हैं। इस विवाद के बीच थल सेना ने 6 अलग अलग कैटेगरी में रिक्रूटमेंट रैलियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई में रिक्रूटमेंट रैलियों की तारीख का ऐलान होगा। ये युवा मांगे मोर। आपने देखा कि 7वें दिन आते आते नौजवानों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन नौजवान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आखिर अग्निवीर बनने से वो क्यों हिचक रहे हैं? अब जरा इसको समझिए। आंदोलन करने वाले नौजवान सेना में स्थायी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सेना ने तय किया है कि वो 4 साल की ही नौकरी होगी। उसमें केवल 25% तक जवानों को ही परमानेंट होने वाली पुरानी स्कीम में जाने का मौका मिलेगा। नौजवान पेंशन चाहते हैं, यानी एश्योरेंस चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका परिवार चलता रहेगा, लेकिन सरकार ने तय कर दिया है कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीरों को कैंटीन की सुविधा सिर्फ 4 साल तक मिलने की बात की गई है, उसके बाद नहीं मिलेगी। जबकि आम सैनिक जब रिटायर होता है करीब 20, 25, 30 साल की नौकरी के बाद, तो आजीवन उसको कैंटीन की सुविधा मिलती है। वैसे ही
मेडिकल की सुविधा भी नौकरी के 4 साल के दौरान ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, जबकि आम सैनिकों को, अफसरों को ये मिलती है। पहले सैनिकों को साल में 90 दिन की छुट्टियां मिलती थी, लेकिन 4 साल वाले अग्निवीरों को 30 दिन की छुट्टियां ही मिलेंगी। और अगर इस दौरान कोई अग्निवीर जवान शहीद हो गया तो उसे भी पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिए जाएंगे। वैसे ही किसी अग्निवीर को दिव्यांग होने पर पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि दिव्यांगता के आधार पर 15 से 44 लाख रुपए की एकमुश्त राशि मिल जाएगी। सेना में जवान ज्यादा हैं, ऑफिसर्स कम। आर्मी में करीब 43,000 ऑफिसर हैं और जवान 11 लाख से भी ज्यादा। वो जवान ही हैं जो आगे बढ़कर सरहदों पर लड़ते हैं। उनका हुनर, उनका साहस और उनका कौशल ही जीत भारतीय सेना को दिलाता आया है। और आपको बता दें कि ये जो अग्निवीर योजना है वह ऐसे ही रंगरूट्स के लिए है, ऐसे ही नौजवानों के लिए है जी जो इसको पूरी तरीके से लागू करते हैं। इन्हीं पर ये लागू होने वाली है और इसीलिए हमने तय किया, इसी मुद्दे पर बात करते हैं एक ऐसे चेहरे से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो युद्ध में वीरता के लिए भारतीय सेना का जो उच्चतम सम्मान है, परमवीर चक्र, उससे नवाजे गए हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव की। आपको बता दूं कि करगिल युद्ध में टाइगर हिल्स को फतह करने के लिए कैप्टन यादव ने दुश्मनों की 17 गोलियों को अपने शरीर पर झेला था और इस पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजे जाने वाले वो देश के सबसे युवा सैनिक हैं। वही कैप्टन योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। हमने कुछ देर पहले इस बातचीत को उनके साथ रिकॉर्ड किया है। कैप्टन यादव से मेरा पहला सवाल यही था, यही पूछना चाहा कि आप अग्निपथ योजना को जो सरकार ने 1 हफ्ते पहले लागू करने की घोषणा की है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अब इसमें भी क्लैरिफाई करना सरकार को जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों के और माँ बाप के तो कम से कम एक मन के अंदर शंका है कि 4 साल के दौरान अगर मेरा वो अग्निवीर माँ भारती के लिए शहीद हो जाता है तो जो एक सरकार ने एक अमाउंट रखा है कि हम शहीद होने वाले जवान को, अग्निवीर को इस तरह का इतना अमाउंट देंगे, क्या उस अमाउंट से वो परिवार या उसके माता पिता या उसकी बीवी और बच्चा उस जीवन को जी पाएंगे? उनके लिए मेरी मांग है सरकार से कि उनके लिए कम से कम पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी एक और मेरी जो है सरकार से और एक और प्रार्थना है, उनको मांग है कि लड़ाई लड़ेगा जवान, जब जाएगा उसमें जोश है, जुनून है, माँ भारती के लिए अपने आप को समर्पण की भावना है, तभी तो वो सेना के अंदर, चाहे वो 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए आ रहा है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। अगर वो अपने कार्य को करता हुआ विकलांग हो जाता है तो उसको भी जो है पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। ये देश के, क्योंकि जब आएंगे तो इसको समझना पड़ेगा कि जो अग्निवीर वापस आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे तीनों चीफों ने जो अनाउंस किया है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर 10% का आरक्षण उनको सुनिश्चित किया गया है। फिर जो बाहर के जो सिविल प्रशासन के क्षेत्रों के अंदर जब ये अग्निवीर वापस आएंगे तो हमारे देश का जो कल्चर है, जो हमारी उस व्यवस्था का कल्चर है, कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये सुनिश्चित है, क्योंकि परिवर्तन आने के लिए जब इसके परिणाम आएंगे तो इसके लिए समय लगेगा। इसके 8-10 साल के बाद में कम से कम इसका जो है ये असर और परिवर्तन देखने को देशवासियों को मिलेगा। तो अभी जो हमें तो सुना आपने कैप्टन यादव को करगिल में परमवीर चक्र से नवाजे गए हैं। सेना ने यह साफ कर दिया है कि आगे जो भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के तहत ही अब होंगी, यानी जो पहले से लिखित इम्तिहान पास कर रखा हो, जिसका फिजिकल टेस्ट हो चुका हो, वो सब रद्द कर दिया जाना है। इसको आप कैसे देखते हैं कैप्टन यादव? पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि अभी जो पिछले जो है 2 साल पहले हमारे बच्चों ने जो फिजिकल और मेडिकल दिया था, उसका एक साथ जो है तुरंत निरस्त कर दिया गया है। उनकी क्या गलती थी? उसको जो निरस्त किया गया है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? जब तो कोविड का था, तो ठीक है, कोविड का माहौल रहा है, तो कोविड के माहौल के अंदर क्या इलेक्शन नहीं हुए थे क्या? कोविड के दौरान इलेक्शन हुए, लेकिन सेना अपने पहले जवानों को 9 महीने की ट्रेनिंग दिया करती थी। अब अग्निवीरों के लिए कहा जा रहा है कैप्टन यादव की 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
9 महीने के अंदर उस ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस को पूरा किया जाता है, तभी तो उसमें जाकर के एक नया जवान, तभी तो एक सैनिक के रूप में सैनिक बन पाता है, उसको एक उस कार्य प्रणाली के अंदर ढाल दिया जाता है। आप ये देखिए कि आज जो ये मिट्टी की ईंट होती है, उस मिट्टी की ईंट को अगर 10 घंटे में पकाना होता है और 3 घंटे में पका करके हम उसको बाहर रख दे जाएं, तो वो ईंट के अंदर क्या वो सख्तपन रहेगा? क्या उसमें वो ताकत होगी? नहीं होगी ना। तो अगर 6 महीने के अंदर आप 9 महीने का जो है प्रोसेस पूरा करके और उसको भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित होगा, ना कि पूर्ण रूप से ट्रेंड होगा। कैप्टन यादव, आप जाबाज जवान हैं, आप परमवीर चक्र विजेता हैं। करगिल युद्ध में आपने अपने पराक्रम को दिखाया था, 17 गोलियां आपने अपने सीने पर खाई थी। ये कहा जा रहा है बार बार करगिल की रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर कि अब सेना को जवान करने की ज़रूरत है, हमारी सेना बुजुर्ग होती जा रही है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जब करगिल में थे, मेरे ख्याल से आप 18-19 साल के रहे होंगे जब आप उस लड़ाई को लड़ रहे थे, क्या केवल युवा जोश से वो लड़ाई को जीता जा सकता था? आप क्या कहना चाहेंगे? कारगिल का युद्ध 19 साल की अवस्था में लड़ पा रहा था, और मैं तब लड़ पा रहा था वहां पे टाइगर हिल के ऊपर जब मेरे साथ एक अनुभवी लोग थे, जिनकी सर्विस मेरे से जो है 10-10, 15-15 साल ज्यादा थी, जिनको एक जमीनी अनुभव था। जब जमीनी अनुभव होता है तब वो जो जोश है, वो जोश और अनुभव दोनों का समावेश होकर के तब हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने कहा कि कुछ सालों के बाद इस योजना का लाभ दिखाई देगा, लेकिन आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कैप्टन यादव, परमवीर चक्र विजेता, मेरा गर्व है कि मैं आपसे, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। आखिर इस योजना का, अग्निवीर अग्निपथ योजना है, इसका लब्बो-लुआब आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बयान किया है कि अगर हमारी पहले डेफिशिएंसी पूरी हो और इस तरह की योजना दोबारा जब लागू की जाए, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसके अंदर ये चीजें होंगी तब ये गेम चेंजर होगी, नहीं तो अन्यथा ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हो। तो कुल मिलाकर कैप्टन यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन यादव हमसे बात करने के लिए, कि जो डिफिशियंसी है, यानी जो सेना में रिक्त पद हैं, पहले उनको भर दिया जाए, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाए। और मैं ये बात इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूँ इस बात क्योंकि कैप्टन यादव उन्हीं जवानों में से हैं जो आगे जाके फ्रंट पर लड़ते हैं, जिनके लिए ये अग्निवीर योजना बनाई गई है, जिनके फायदे के लिए। और वो खुद कह रहे हैं कि इस योजना का फायदा होगा, लेकिन पहले हमको रिक्त पद भरने होंगे, और 8-10 साल के बाद, उसके बाद जब इस योजना को लागू करेंगे, उसके 10 साल के बाद इस योजना का फायदा दिखाई दे सकता है। कैप्टन यादव उस जज्बे की मिसाल हैं जिसके लिए भारत की सेना जानी जाती है। सेना से जुड़ने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक है जज्बा और दूसरा है अनुशासन। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों के भीतर गुस्से की ऐसी आग जल रही है कि उन्होंने अनुशासन छोड़कर हिंसा का दामन थाम लिया है। ट्रेनें निशाना बनी हैं, सुरक्षाकर्मी निशाना बने हैं, करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि इस उत्पाद का जिम्मेदार कौन है? देखिए एक और खास रिपोर्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ लेके आनी थी तो उसको पहले से आपको नोटिफिकेशन देना था या फिर बताना था। सिक्योरिटी के तौर पे चाहते हैं कि जो जॉब है वो सिक्योरिटी बन के रहे, उनकी ज़िंदगी भर रहे। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के जाएंगे कहीं और। अग्निपथ योजना लागू हुई, बरसों से ट्रेनिंग कर रहे नौजवानों को झटका लगा और फिर देश में लग गई आग। सब कुछ फूंक डालने पर आमदा युवाओं का टारगेट बनी रेलवे। पटरियों पर दौड़ने वाली रेल के पहिए इन लड़कों ने रोक दिए। देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में आग लगा दी गई।
सिर्फ सिकंदराबाद डिवीजन की जारी की गई इस रिलीज को देखिए। रेलवे का जो नुकसान हुआ है वो करीब 3 करोड़ 30 लाख का है। ये वो नुकसान है जो ट्रेनों में आग लगाने और तोड़फोड़ का है। अगर पूरे देश में जिन ट्रेनों में आगजनी हुई है उसे जोड़ ले तो ये कई 100 करोड़ का होगा। अगर इसमें ट्रेनों के रद्द होने और लेट होने को जोड़ लें तो ये नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सवाल ये कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या वो नौजवान जिम्मेदार हैं जिन्होंने हंगामा किया? क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने युवाओं को भड़काया? या फिर सरकार जिम्मेदार है जो न नौजवानों को समझा पाई न हालात को काबू में कर पाई? सेना की नजर में भड़काने वाले कौन है वो भी जान लीजिए। उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद हुई हिंसा का कोचिंग कनेक्शन सामने आ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बात सामने आई है कि इन छात्रों को इन्हीं कोचिंग सेंटर्स ने भड़काया और इसका जरिया बने व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन सिर्फ कोचिंग सेंटर या व्हाट्सएप ग्रुप को ही इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। बहुत से नेताओं के बेतुके बयान भी आया, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे जी किशन रेड्डी हों, जिन्होंने भी लोगों को उकसाया है और भड़काया है। और साथ ही साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत से आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी जो खुलकर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बोलते आए थे बीते 8 साल में, वो भी इस योजना के विरोध में हैं, लगातार टीवी डिबेट्स में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है कि अग्निपथ योजना जल्दबाजी में लागू की गई है, इससे सेना को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप या छात्रों को इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। बिहार में 14 जून के बाद अग्निपथ पर नौजवानों के आक्रोश की ही आग नहीं भड़की, बल्कि इस मुद्दे पर सियासी शोले भी उठे हैं। सबसे ज्यादा आगजनी बिहार में हुई है, लेकिन इससे निपटने की जगह सरकार चला रही बीजेपी और जेडीयू आपस में ही उलझे हुए हैं। आखिर ये सियासी तू-तू मैं क्या राजनीति में नई करवट की ओर इशारा कर रही है? देखिए खास रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध की आग में सबसे ज्यादा बिहार जला, लेकिन इस आग को बुझाने की जगह बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मनमुटाव किस हद तक बढ़ चुका है वो बारी बारी से आप सुनिए। प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने कर रहा और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है। जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसको सख्ती से निपटना चाहिए था। कि अग्निपथ मामला में या उसके पहले और भी कई निर्णय हुए, हम तो आगे के लिए भी कहेंगे कि संबंधित पक्षों के साथ बैठ करके विमर्श करना चाहिए और फिर उसकी घोषणा होनी चाहिए। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो समीकरण बना करके सरकार बनाते थे, छटपटाहट हो रही है, वैसे लोग हैं। दोनों दलों का गठबंधन तो हो गया, लेकिन मन बंधन नहीं हो पा रहा। नतीजा ये है कि मनमुटाव कई मौकों पर दिख चुका है। आज अग्निपथ की वजह है तो इससे पहले 2019 में जब मोदी सरकार 2 आई तो जेडीयू कोटे से कोई मंत्री नहीं बना। 2019 में नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, बीजेपी कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया। 2021 में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि मोदी के अलावा नीतीश भी पीएम मटेरियल है। जुलाई 2021 में नीतीश की नाराजगी के बावजूद जेडीयू नेता आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और इस बार नीतीश ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट ही नहीं दिया। मतलब ये कि कार्यकाल पूरा होते ही वो मंत्री नहीं रहेंगे। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? राष्ट्रपति चुनाव की रेस शुरू हो गई और सवाल है कि आखिरकार देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा।
बीजेपी में इन दिनों कुछ नामों की चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी में गहन चिंतन मनन शुरू हो चुका है। कुछ नाम जो हमको पता चले हमारे राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, वो आपके सामने रखता हूं। पहला नाम जो सामने आया है, ये किसी वरीयता के आधार पर नहीं है, जो नाम हमारे पास है उस आधार पर क्लियर कर दें। राज्यपाल थावर चंद गहलोत का है, जो कि राज्यपाल है कर्नाटक के, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। संघ से इनका पुराना रिश्ता रहा है और पीएम मोदी के बहुत ही खास भरोसे के आदमी माने जाते हैं, बेहद करीबी हैं। दूसरा नाम जो हमारे सूत्र हमको बताते हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी का है, जो बीजेपी का एक आदिवासी चेहरा है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और उन्हें मैदान में उतारकर बीजेपी आदिवासियों तक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। तीसरा नाम जो हमको पता चला है वो है यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन पटेल पीएम मोदी की बहुत भरोसेमंद है। गुजरात के चुनाव को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन गुजरात से उनका जुड़ाव उनके रास्ते का रोड़ा भी बन सकता है, क्योंकि पीएम मोदी भी खुद गुजरात से हैं। तो देश के लुटियन जोन में आखिरकार कितने गुजराती होंगे, ये उनके विरोधी भी इस बात को कहते हैं। एक और नाम जो चर्चा में है वो है तमिलनाडु की तमिलसई सौंदरराजन का, जो वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल है। उन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी दक्षिण भारत में अपने प्रसार का रास्ता मजबूत कर सकती है। तमिलनाडु से आती है, अनुसूचित जाति से है। और पांचवा नाम इस रेस में बताया जा रहा है कि अगर कहीं कोई सहमति नहीं बनी तो वो हो सकता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का, जो उपराष्ट्रपति होने के चलते स्वाभाविक दावेदार भी हैं और विपक्षी पार्टियों में उनके नाम का विरोध अमूमन कम ही सुनने को देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से शरद पवार की अगुवाई में कल 17 दलों की बैठक होने वाली है। वहीं एनडीए खेमे में नीतीश कुमार की पार्टी ने खलबली मचा दी है। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक के पहले बताया था कि नीतीश बीजेपी से खफा है। अगर अग्निपथ पर बीजेपी और जेडीयू का घमासान जारी रहा तो क्या राष्ट्रपति चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए मुसीबत भरा फैसला करा सकते हैं नीतीश कुमार? सवाल है कि नीतीश कुमार बीजेपी से तालमेल रखेंगे, संबंध बिगाड़ेंगे या अपने लिए कोई नई शर्त बीजेपी के सामने रख देंगे। देखिए खास 340 कमरे, 1.5 मील लंबा बरामदा और 227 खंभों वाले इस आलिशान इमारत में अगले महीने कौन राष्ट्रपति चुनकर आएगा, इसकी लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ पवार और ममता की अगुवाई वाले 17 दल हैं, तो दूसरी तरफ है बीजेपी और उसके सहयोगी। दोनों की कोशिश ऐसे उम्मीदवार को उतारने की है जिसकी काट विरोधियों के पास न हो। हालांकि एनडीए का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि कई राज्यों में उसकी सरकार है और बोनस के तौर पर मोदी का जलवा भी। लोकतंत्र में जीत आंकड़े तय करते हैं और यहां भी एनडीए की बढ़त है। देश के सभी सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू 10,81,531 है। बहुमत के लिए चाहिए 5,40,766 वोट और एनडीए के पास है 5,26,966, यानी बहुमत से सिर्फ 13,800 वोट कम। अभी कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जिसके बाद आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बावजूद इसके अपने उम्मीदवार के लिए वोट जुटाना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और टीआरएस में किसी भी दल ने बैकडोर से एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर दिया तो समझ लीजिए विपक्ष का खेल खत्म हो गया। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बीजेपी को टेंशन बाहर वालों का समर्थन जुटाने से ज्यादा अपनों को संभालने की है, और उनमें सबसे ज्यादा अपने नीतीश कुमार हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, या राष्ट्रपति चुनाव के बहाने बीजेपी से कोई नई डील कर सकते हैं? नीतीश की पार्टी के पास 22,485 वोट हैं। अभी बीजेपी 13,008 छड़ रही है, लेकिन नीतीश ने हाथ पीछे खींच लिए तो आंकड़ा बढ़कर 36,285 हो जाएगा। पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब नीतीश और आरजेडी का महागठबंधन था।
बावजूद इसके नीतीश की पार्टी ने रामनाथ कोविंद को वोट दिया। तर्क दिया कि कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं, इसलिए समर्थन देना नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बीजेपी से उनका गठबंधन हो गया, इसीलिए सबकी नजरें नीतीश पर हैं कि इस बार वो क्या खेल दिखाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, अभी समय आने दीजिए, समय पर पार्टी बताएगी और इन प्रश्नों का फिर जवाब उस वक्त हम दे पाएंगे। एनडीए में रहे या न रहे इसका कोई मतलब नहीं, एनडीए में तो हम लोग हैं ही, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। देखिए, हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, हमारा जो नेतृत्व है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी उनकी बातचीत हुई है। सभी मिलकर जो केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति और माननीय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगा, उस उम्मीदवार को उनका सहयोग मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। लड़ाई दिल्ली की है, इसलिए विपक्ष भी दिल्ली में डेरा डाले बैठा है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी, तो कल ममता की गैर हाजिरी में शरद पवार ने 17 दलों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन करने के लिए बुलाया है। हालांकि उसकी कोशिश एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकी है। खुद पवार ही पैर पीछे खींच चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का नाम आया तो वो भी अपनी कर्म भूमि कश्मीर में काम करने की चाहत के नाम पर पीछे हट गए। और आज गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवारी को टाटा गुड बाय कह दिया। सियासी समीकरण कैसे और किस हद तक बदल सकते हैं, इसी पर कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भी बैठक हुई। 1 घंटे बाद बैठक में शामिल लोग बाहर जरूर आए, लेकिन किसी नाम पर चर्चा हुई या नहीं, और हाँ तो वो नाम कौन होगा, ये बात कमरे से बाहर नहीं आई। हाँ, इतना जरूर है कि राष्ट्रपति उम्मीदवारों के नाम अगले कुछ दिनों में पर्दे से बाहर जरूर आएंगे, और तब सियासी नूरा कुश्ती का असली दौर शुरू होगा। अधिक से अधिक 1 हफ्ता और उसके अंदर अगले सोमवार तक ये साफ हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होने जा रहे हैं। और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाबों को दिखाने की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि आखिरकार अग्निपथ योजना के विरोध की वजह क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था बेरोजगारी की विकट समस्या। देखते हैं कितने फीसदी लोगों ने इसको वोट किया है। 48%, सबसे ज्यादा 48% लोग बेरोजगारी की विकट समस्या को इसकी वजह मान रहे हैं। 30% विपक्ष की राजनीति को मान रहे हैं। 13% सरकार समझाने में नाकाम रही, इसको वजह मान रहे हैं। और 9% नौजवानों में भ्रम है, इसको वजह मान रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है, जैसा कि हमने आज की अपनी लीड स्टोरी में भी यही कहा था, कि जब तक बेरोजगारी को लेकर ट्रस्ट डिफिसिट है, विश्वास की कमी है कि रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक इसी तरह की स्थिति पैदा रहेगी। इन नौजवानों को रोजगार का भरोसा चाहिए, खासकर अग्निवीर बनने के 4 साल के अनुभव के बाद। तो इंडिया चाहता है में आज के लिए बस इतना ही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।